हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी क्लास 10th के स्टूडेंट्स को आज मैं सॉल्व करवाने जा रही हूँ सैंपल पेपर। एक सैंपल पेपर मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, वो बेसिक का था। और आज का जो सैंपल पेपर है वो अपना स्टैंडर्ड मैथ्स का है। कोड एस का मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स। क्लियर है? बेसिक वाले स्टूडेंट्स का मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि सभी स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड के हैं वो भले ही स्टैंडर्ड मैथ्स ले रहे हैं, बट उन्हें बेसिक वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत अच्छा है और वो आपके लेवल के क्वेश्चंस भी हैं उसमें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड का भी पेपर बिल्कुल अपने बेसिक की तरह पैटर्न वही रहने वाला है। 80 नंबर का पेपर है, 3 घंटे हैं। ये सारी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से आपको दे रखा कि 5 सेक्शंस होंगे, क्या क्या गह गह अडे या ABCD। पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, दूसरे में 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तीसरे में 6 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के और 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, जो कि असर्शन रीजन होने वाले हैं। वही सेम इंस्ट्रक्शंस यहाँ आपको इंग्लिश में दी गई हैं। तो इंस्ट्रक्शंस पर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और जल्दी से स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए का सॉल्यूशन, जिसमें 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चन हैं। तो बेटा देखते हैं सेक्शन ए क्या है। सेक्शन ए में 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, हिंदी इंग्लिश में सेम रहेगा। यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर है AB² और q बराबर है A³ के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो LCM ऑफ p q क्या होगा? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू AB²। p को मैं लिख सकती हूँ a मल्टीप्लाइड बाय b² और q को मैं लिख सकती हूँ a पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय b। a एंड b आर प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या है, तो p और q का एलसीएम क्या होगा? अगर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं, कई बच्चों को याद नहीं रहता तो आप इसको अलग अलग कर लो। इसका मतलब हो गया a इंटू बी इंटू बी और इसका मतलब हो गया a इंटू ए इंटू ए इंटू बी। अब अगर हमें दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है और हम उनका अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर कर चुके हैं, तो सभी प्राइम फैक्टर्स हम लेते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर दो ही प्राइम फैक्टर हैं, एक ए है और एक बी है, तो हम ए को भी लिखेंगे और बी को भी। लेकिन एलसीएम में ज्यादा बार वाली टर्म लिखेंगे। ए इसमें एक बार है और इसमें 3 बार है, तो ए 3 बार आएगा। बी एक बार है और यहाँ 2 बार है, तो बी 2 बार आएगा। तो A³ b की पावर 2 हो जाएगा। आप इसको बिना ऐसे अलग अलग किए यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे। ए दोनों में है, बी दोनों में है, और कोई फैक्टर बच नहीं रहा। अगर और कोई फैक्टर मान लो सी होता तो उसको भी लेते। ठीक है, अब ए इसमें एक बार है, इसमें 3 बार है, तो A³ आ जाएगा। बी की पावर यहाँ 1 और यहाँ 2 है, तो यहाँ B² आ जाएगा। और ये हमारा इन दोनों नंबर्स का एलसीएम हो जाएगा A³ B²। और आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। एक शून्येतर परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जो 0 नहीं है, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? हमेशा 4 ऑप्शन दे रखे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। समझ में आ रही मेरी बात? ये कह रहा है कि एक परिमेय संख्या, कैसी परिमेय संख्या? जो 0 नहीं है और एक अपरिमेय संख्या की गुणा ऑलवेज अपरिमेय आती है। ये 9वीं क्लास में भी आ जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल। तो इसका ऑप्शन 2 सॉरी ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। सदैव अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय की गुणा हमेशा परिमेय आती, अपरिमेय आती है, इरेशनल आती है। अब तीसरे पर आ जाओ। यदि 2 जमा वर्गमूल 3 बहुपद px बराबर x की 2 घटा 4x जमा 1 का एक शून्यक है, तो बहुपद का अन्य शून्यक क्या होगा? इफ 2 प्लस
If 2 plus root 3 is one zero of this polynomial, then other zero of the polynomial is। देखो भाई, एक जीरो 2 प्लस रूट 3 है, आपको कोई पोलिनोमियल नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। अगर एक द्विघात बहुपद का, अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक रूट इरेशनल है, तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होता है, यानी कि 2 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि यहाँ जो साइन है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, तो 2 माइनस रूट 3 हमारा ऑप्शन होगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आ जाता है। तो हम यहाँ अपना लिख देंगे कौन सा ठीक है, ऑप्शन बी। तो इस पर हम टिक लगा देंगे। आंसर में तो आपने बस इसको ABCD लिख कर आना है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। AP -11 -8 -5 49 का अंतिम से पांचवा पद, द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस AP। ठीक है, अभी देखो ये एक नंबर का क्वेश्चन है, इस पे हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। AP है -11 -8 -5 और पीछे से 49। A1 है -11, A2 है -8, D निकालो तो A2 -A1 -8 और माइनस का -11, यानी -8 जमा 11, और 11 में से 8 गए 3। अब मेरी बात को समझना कि जो ये AP बन रही है वो 3 जुड़ जुड़ के बन रही है, यानी यहाँ आ गया -8, 3 जुड़ गया, फिर इसमें 3 जुड़ गया तो -5। बात को समझना कि जब हम इधर जा रहे हैं तो 3 जुड़ता चला जा रहा है, तो अगर मैं उल्टी AP बनाऊंगी तो मेरा जो 3 है वो माइनस होता चला जाएगा। इस बात को समझो, अगर मैं इधर जा रही हूँ तो 3 प्लस हो रहा है, तो अगर मैं उल्टा आऊंगी तो 3 माइनस होगा। और मुझे पीछे से फिफ्थ टर्म बतानी है। एक ही नंबर का तो क्वेश्चन है। अगर आप ये डी मूजबानी निकाल सकते हो तो आपका ये सारा काम सारा बच गया, कुछ भी नहीं करना था आपने। जो बच्चे मूजबानी यहाँ से डी निकाल सकते हैं, यानी 3 आ गया डी, यानी मेरी टर्म्स 3 3 जुड़ती जा रही हैं, तो इधर से मेरी टर्म्स 3 3 कम होंगी, 3 3 कम होंगी, तो पीछे है 49, 3 कम करो 46, 3 कम करो 43, 3 कम करो 40। ठीक है ना, 49 में 3 के 46, 43, 40, और 40 में से 3 गए 37। ये पीछे से पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, और ये पांचवी टर्म क्या आ जाएगी 37। तो जो 37 है वो आ जाएगा आपका आंसर। कोई ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा था तो 37 आ गया। मैं फिर कह रही हूँ, ये कोई काम आपने उसमें नहीं करना, सिर्फ आपने वहां तो 1 मार्क में टिक करके आना है। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। के का मान जिसके लिए इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो, वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लीजिए, इसका कंपैरिजन करिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। a की वैल्यू 2 आ गई, x के आगे माइनस के है तो b की वैल्यू माइनस के और c की वैल्यू k। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स तब होते हैं जब d की वैल्यू 0 हो, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विविक्तर, मतलब b² माइनस 4ac। b की जगह रख दो माइनस के का स्क्वेयर माइनस 4 गुणा 2 गुणा k बराबर है 0, k² घटा 8k बराबर है 0। अब के से भाग मत कर देना, के को कॉमन ले लो, तो ये आ गया k माइनस 8 बराबर है 0। एक बार k को 0 रखो और एक बार k माइनस 8 को, तो यहाँ से k की वैल्यू 8 आएगी। एक वैल्यू 0 आ गई और एक वैल्यू 8 आ गई, तो हमारा आंसर 0 और 8 आएगा, जो कि है बच्चे ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ पर आ जाओ, मैं थोड़ा आराम से इसलिए समझाती हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए। बिंदुओं -4√38 और -√35 के बीच की दूरी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। मैं बार बार बता रही हूँ, एक नंबर का क्वेश्चन है। आपने पेपर में तो क्या ही करना है,
इस पे x1 लिखना है, इस पे y2 लिखना है, इस पे x2, इस पे y2, डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल देनी है। मैं तो समझा रही हूँ ना आपको, तो इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। और b -√3 और 5, ठीक है, -4√3 8 -√3 5, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला भी मैं लिख देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर हो गया? तो भैया x2 है -√3 माइनस ब्रैकेट माइनस, इसको तुम सीधा भी ले सकते हो बड़े छोटे में। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसमें से इसको घटा दो और इसमें से इसको घटा दो। अगर किसी बच्चे को ये उल्टा करना मुश्किल लगता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि -4√3 और माइनस का -√3 का स्क्वायर जमा 8 में से 5 को माइनस कर दो उसका स्क्वायर का अंडर रूट। अब ध्यान दो, माइनस का 4√3 और 2 माइनस मिलकर हो गए प्लस का √3 और 8 में से 5 गया 3। ठीक है, तो ये हो गया -3√3, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 3√3 का स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर और √3 का, ये तो कट गया ना, 9 गुणा 3 ये आ जाएगा 27 जमा 9 27 और 9 होता है 36, 36 का अंडर रूट करोगे तो 6 आ जाएगा आपका आंसर, जो कि इसमें हमें दिख रहा है ऑप्शन सी। पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है हमें डिस्टेंस की, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में बी कोण ई के बराबर है, एफ कोण सी के बराबर और ए बी 3 डीई के बराबर है, तो इनके बारे में क्या कह सकते हो? इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ these two are equal, AB is 3 times of DE, then which one is true? चलो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ में एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल एफ एंगल सी के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, और ए बी डी ई का तिगुना है, ए बी तिगुना है डीई का। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि डीई को लेफ्ट में ले आओ तो 3/1 बच गया, यानी कि इस ए बी का और डीई का जो अनुपात है वो 3:1 है। तो ये त्रिभुज क्या हो सकते हैं? सर्वांगसम है, समरूप नहीं है, समरूप है, सर्वांगसम नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो सर्वांगसम तो नहीं है, ये सर्वांग सम तो नहीं है, क्योंकि सर्वांग सम में भुजाएं बराबर होनी चाहिए, जो कि बराबर नहीं है। लेकिन जब समरूप की बात चलती है हमारी, तो ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला इसके, तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो गया। और जब एक त्रिभुज के तीनों कोण किसी त्रिभुज के दूसरे तीनों कोणों के बराबर हो तो वो समरूप जरूर होते हैं। तो हम यहाँ ये जरूर कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, सिमिलर है, समरूप है, सर्वांगसम नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आकृति में, आकृति कहाँ है भाई? ये रही, ये डायग्राम है। टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। ये टीपी थोड़ा बड़ा कर लो, टीपी और टीक्यू दोनों टेंजेंट्स हैं, यहाँ लिखा हुआ है टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। एंगल पीओ क्यू 110 डिग्री, ये वाला एंगल 110 डिग्री है। तो एंगल पीटी क्यू बताना, इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। डायग्राम को बड़ा करती हूँ, ठीक है, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। ये एंगल 90 का क्यों हो गया? क्योंकि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और ये भी 90 का हो गया। अब ये पूरा डायग्राम पी ओ क्यू टी, ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360, तो इसको थीटा मान लो।
तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक एंगल 90 है, एक 110 है, एक फिर 90 है, और एंगल पी टी क्यू को थीटा मान लो या वैसे ही कर लो, 360 हो गया। तो 90 और 90 180, और 10 190 और 100 ये आ गया 290, और प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360, उधर ले जाके इसको 360 में से 290 को माइनस कर दो, 0 70 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन भी दे रखा है बी, तो बी पर निशान लगा दो। इसका एक इससे भी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है कि जब भी आपको ऐसी कोई स्टेटमेंट दे रखी है जहां पर ये स्पर्श रेखाएं जा रही हैं और ऐसे चतुर्भुज बन रहा है, तो इन आमने सामने वाले कोणों का योग 180 होता है, क्योंकि ये दोनों तो 180 के हो ही गए। अब ये 110 है, तो ये कितना बच गया 70, उसमें पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया। अगर लॉन्ग में आता है, अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आपने ये क्वाड्रिलेटरल वाला फंडा ही यूज करना है कि भैया ये रेडियस इस पे परपेंडिकुलर है वगैरह वगैरह, चारों कोणों का योग 360 होता है। लेकिन एक नंबर में आ रहा है तो आपको ट्रिक याद रखनी है कि भाई आमने सामने वाले कोणों का योग 180 होता है। तो ये ओ पे जो है 110 का बन रहा है, तो क्यू पे कितने का बन जाएगा, टी पे 70 डिग्री का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दी गई आकृति में, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सेंटर में। इन द गिवन फिगर, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझते रहेंगे, ए बी वृत्त की जीवा है। ये जो ए बी है, ए बी इज द कोड, ये जो ए बी है ये तो हमें कोड दी गई है। ए ओ सी इसका व्यास है, ए ओ सी डायामीटर है, क्लियर है। एंगल ए सी बी 50 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल 50 डिग्री है। यदि ए टी बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है और ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, तब कोण बी ए टी, बी ए टी का मतलब ये वाला कोण आपने बताना है। डायाग्राम पे फोकस कर लो, डायाग्राम से ही मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितने डिग्री का आएगा। देखो भाई, ये जो AC है ये डायामीटर है, AC है ये डायामीटर है, तो ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त में बनने वाला प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये जो एंगल यहाँ बनेगा बी पॉइंट पे, ये कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये एंगल हो गया 90। अब ये पूरा ट्रायंगल ले लो ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में ये 50 हो गया, ये 90, तो ए कितने का आएगा, एंगल ए हो जाएगा 180 घटा 50 जमा 90, 140। तो एंगल ए आ गया 40 डिग्री का। ये लॉजिक समझ आया या नहीं आया भाई? अगर ये एक वृत्त है, ये इसका व्यास है, तो अर्धवृत्त में बनने वाला प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये चीज हमने 9th क्लास में सीख ली थी, नहीं सीखी है तो अब मैंने बता दी है। तो जब आपने ये ट्रायंगल देखा तो ये वाला एंगल 90 का हो गया, ये 50 का, तो ये निकल गया। भैया ये तो नहीं निकालना, अब हमने हमने तो बाहर वाला एंगल निकालना है, तो बाहर वाले पे आ जाओ। अब ध्यान से देखना, ये तो है त्रिज्या OA और ये है स्पर्श रेखा, ठीक है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये पूरा एंगल हो गया 90। लेकिन 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 ये जो अंदर वाला एंगल है ये अभी अभी 40 डिग्री का आया है, ये अंदर वाला एंगल अभी 40 डिग्री का आया है इधर राइट साइड में, ठीक है। जब ये 40 डिग्री का आया है ये इतना, तो ये बाहर वाला कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का। तो एंगल बी ए टी कितने डिग्री का आ जाएगा, 50 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। तो बड़े क्वेश्चन छोटों में आ जाते हैं, वहां आपने वर्बल इनको करने की कोशिश करनी है, वहां ज्यादा पेन वेन चलाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। साइन 30 प्लस कोस 30 माइनस साइन 60 प्लस कोस 60 का क्या मान है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मुझे तो आपको क्वेश्चन समझाना पड़ रहा है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर लिख रही हूँ। आप तो डायरेक्ट सोल्व करना। साइन 30 का मान होता है 1/2, कोस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2, माइनस साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2 और कोस 60 का 1/2। अब जरा ध्यान दो, ना यहाँ लघुत्तम लेने की जरूरत है ना यहाँ, सेम रकम इस ब्रैकेट में सेम इसमें, और बीच में माइनस का निशान है, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 11वें पर। कोस ए पी बाई क्यू है तो टेंजेंट ए का मान। कोस ए पी बाई क्यू है। अब एक रफ वो बना लो ट्रायंगल। ठीक है, कोस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ तो ए एंगल बना लो। अब बेस तो P है, हाइपोटेन्यूज क्यू है। पाइथागोरस थ्योरम से ये परपेंडिकुलर निकाल दो। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? कर्ण का वर्ग घटा आधार के वर्ग का वर्गमूल। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अंडर रूट। हाइपोटेन्यूज है क्यू स्क्वायर, बेस है पी स्क्वायर का अंडर रूट। ये आ गया परपेंडिकुलर। अब हमने निकालना है टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू तो ये आ गई अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बेस की वैल्यू पी आ गई। तो टेंजेंट ए की वैल्यू ये आ जाएगी। आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया तो आप डायरेक्ट आंसर लिख कर आओगे। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 पे आ जाओ। इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ऐसा सा ही एक क्वेश्चन हमें बेसिक मैथ्स में भी दे रखा था। देखो बहुत आसान है ये। साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 है। कोस को राइट में ले जाओ तो साइन थीटा कोस थीटा के बराबर आ गया। और साइन और कोस बराबर कब होते हैं? 45 डिग्री पे। या इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि साइन थीटा के बटे में ले आओ कोस थीटा। तो यहाँ बच गया एक, तो टेंजेंट थीटा हो गया एक, तो भी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। अब ये आपने निकालना है। आपने निकालना है साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। थीटा की जगह 45 रख दो। साइन 45 की वैल्यू प्लस कॉस 45 की वैल्यू। साइन 45 है 1/√2, कोस 45 भी है 1/√2। अब ये थोड़ा ध्यान देना। 1/√2, √2 को 4 बार गुणा करें। √2 का मतलब 2 की पावर 1/2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 2 की पावर 2, यानी कि क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये बन गया 1/4, ये भी बन गया 1/4, ये बन गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है। आप अगर मुझे डायरेक्ट किसी क्वेश्चन पेपर पे करने हो तो मैं बहुत जल्दी कर दूं, लेकिन मुझे आपको थोड़ा डिटेल में समझाना भी है। क्लियर है? अब देखो, एक घड़ी की मिनट की सुई 84 सेंटीमीटर लंबी होती है 10 पूर्वाहन से 10-25 पूर्वाहन तक मिनट की सुई द्वारा कितनी तय की गई दूरी कितनी? द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज। देखो क्लॉक की शेप भैया कैसी भी हो, उसकी जो सुई है वो हमेशा सर्कुलर पाथ पे घूमेगी। और जब वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगी तो उसका जो रेडियस है वो कितना हो गया? 84 सेंटीमीटर हो गया। आर हो गया 84 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि 10 से 10-25 तक वो कितनी दूर गई। देखो एक सिंपल सी बात बताओ, एक अलग से घड़ी बना के मैं आपको दिखाऊं तो ये तो 10, ये 11 और 12, तो 10 बज के 1 और 2, ये हो गए 10 मिनट। और 3, 4 और 5, और ये हो गए 10 बज के 25 मिनट। मतलब यहाँ से चली सुई और यहाँ तक आई तो कितना डिस्टेंस कवर करी? डिस्टेंस तो घड़ी की जो सुई है वो यहाँ से चलना शुरू करी और यहाँ तक आ गई, तो ये डिस्टेंस का मतलब है आर्क लेंथ। हिंदी में कहूं तो चाप की लंबाई आपने निकालनी है। अब त्रिज्या आपको पता है, घड़ी चली है 15 मिनट और 15 मिनट में घड़ी की सुई 90 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे पता लगेगा? भाई 12 पे सुई है और 3 पे आई है तो सीधा 90 का कोण बन रहा है ना। तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। आर हो गया, थीटा हो गया। अब हमें चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। थीटा की जगह 90/360, 2 गुणा 22/7 गुणा 84, 90 चौके 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 22 छिक्का 132 सेंटीमीटर। और ये है अपना ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आ जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्यास डी वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल विद डायामीटर डी। ध्यान देना, वृत्त का नहीं बताना, अर्धवृत्त का बताना है। ये है अर्धवृत्त, इसका क्षेत्रफल निकालना है। पहले तो मेरी बात सुनो।
जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वेयर। तो अर्ध वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वेयर का आधा हो जाएगा। और आर क्या होता है, वो डायामीटर का आधा होता है, डी बटे दो। तो इसके अंदर ये वैल्यू रख दो। यह 1/2 पाई आर स्क्वेयर, 1/2 पाई आर की जगह रख दो डी बटा दो का स्क्वेयर। ये हो गया 1/2 गुणा पाई गुणा डी स्क्वेयर बटे 4। और ये हो गया पाई डी स्क्वेयर बटे 8, या 1/8 पाई डी स्क्वेयर, जो कि हमारा फिर से ऑप्शन सी है। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। मान लो बड़े स्फीयर का रेडियस आर है, छोटे का छोटा आर है, तो बड़े का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और छोटे का क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमें दे रखा है 64/27। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, 64 4 का घन होता है, 27 3 का। तो ये आ गया R/R का घन बराबर है 4/3 का घन। घन से घन कट गया तो R, 3 से 3 कट गया तो R/R 4/3 आ गया। करना क्या है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वेयर बटे 4 पाई आर स्क्वेयर, यानी कि R/R का स्क्वेयर। R/R 4/3 है तो स्क्वेयर करोगे 16/9, यानी कि 16:9। यानी कि जो ऑप्शन डी है, जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको शायद बुक में देखने को ना मिले शायद। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब एक बात और बता दूं, ये वाला क्वेश्चन भी बेसिक के मैथ में था। ये आप कहोगे कि हम बेसिक का क्यों करें, ये वाला क्वेश्चन भी इससे थोड़ा सा अलग बेसिक के मैथ में था। तो बेसिक का पेपर ज्यादा इजी नहीं है, आप सोचोगे तो प्रिपरेशन के लिए आपको वो भी रिवाइज करना चाहिए। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किन्हीं आंकड़ों का माध्यक और बहुलक 11 और 17 है, तो उनका माध्य क्या होगा। तो माध्यक हमें दे रखा है 11 और बहुलक हमें दे रखा है 17, तो माध्य निकालना है। एक आपको फॉर्मूला याद करना है कि बहुलक बराबर है 3 माध्यक घटा 2 माध्य, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जो पता है उसका मान रख दो 17, माध्यक 11 घटा माध्य नहीं पता तो माध्य की जगह मैं माध्य लिख दूं या मीन लिख देती हूँ। 11 3 33 और 17, और ये 2 मीन घटा का इसको तो लेफ्ट में ले आओ 2m। ये हो गया 11 3 33, 17 को राइट में ले जाओ, 13 में 7 के 6 16, 2 को राइट में ले जाओ तो m की वैल्यू 16/2 यानी 8 आ जाएगा आपका आंसर, जो कि है ऑप्शन बी। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। बस इसमें सारा खेल इस फॉर्मूले का है। बेसिक में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और अभी भी इसमें भी पूछा जा रहा है। 17वां, हाँ हाँ ये देखो भाई, फिर से सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बेसिक में भी था, बेसिक मैथ्स में भी था। क्लियर है, मेरे कहने का यही मतलब है कि भाई आप थोड़ा सा उस मैथ्स को भी प्रैक्टिस, उस पेपर को भी प्रैक्टिस करो। निम्न वितरण के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निचली सीमाओं का योग, मीडियन क्लास और जो मॉड क्लास है, फाइंड द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो बहुलक वर्ग तो निकला पड़ा है। बहुलक वर्ग क्या होता है, जो सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता है 20, सबसे बड़ी बारंबारता है 20, तो 20 के सामने का हो गया बहुलक वर्ग 15 से 20। अब माध्यक वर्ग के लिए आप निकालो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैं यही निकाल देती हूँ 10, 10 में 15 जोड़ो 25, 25 में 12 जोड़ो 37, 37 में 20 जोड़ो तो 57, और 57 में 9 जोड़ो तो 66, एन आ गया 66, एन का आधा करोगे तो 33, 33 से बड़ी बारंबारता ये है, तो ये हमारा माध्यक वर्ग है 10 से 15, हमारा माध्यक वर्ग है 10 से 15। अब क्वेश्चन को पढ़ना,
बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा यानी 15, माध्यक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा यानी 10 और दोनों का जोड़ कितना है? तो 25 आ गया, जो कि ऑप्शन बी है। तो क्वेश्चन में वेरिएशन देख सकते हो कि किस तरह से आपसे घुमा के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 18वें पे आ जाओ। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को P और ना घटित होने की प्रायिकता को क्या उसे दर्शाया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय P एंड नॉन हैपनिंग को क्या उसे, तो P प्लस क्या 1 होता है। किसी घटना के होने का और ना होने की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है। होने की प्रायिकता P कही गई है, ना होने की क्यू, तो P जमा क्यू 1 होगा। P जमा क्यू 1 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ये भी इसी टाइप का सेम क्वेश्चन बेसिक मैथ में भी पूछा गया था, क्योंकि बेसिक का पूरा सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब 19वां 20वां हमारा असर्शन रीजन है। हाँ 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 हाँ, ये रहा भाई। इसको मैं इंग्लिश मीडियम में देख रही थी, चलो इंग्लिश में भी देखते हैं कि 5 की घात n कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती जहां n एक प्राकृत संख्या है। ये सत्य है, ट्रू है। 5 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 5। ये असत्य है। ठीक है, असत्य क्यों है? क्योंकि जो 1 है वो अभाज्य गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, 1 जो है, अगर इसी स्टेटमेंट में कुछ ऐसा कहा जाता कि 5 के गुणनखंडन में 2 गुणनखंड है, तो चल जाता। लेकिन इसने कहा कि 5 के अभाज्य गुणनखंड, 5 का अभाज्य गुणनखंड तो अकेला 5 है। तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी को पहले जल्दी से इंग्लिश मीडियम में बता देती हूँ। द नंबर 5 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। हाँ, 5 की घात कुछ भी ले लो, उसके पीछे 0 कभी नहीं आएगा। तो ये वाला तो आपका ट्रू है। और ये कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 है जो ओनली 2 फैक्टर्स, तो ये वाला हमारा फॉल्स है। 20 पे आ जाओ। वृत्त पर खींची गई, ये है 20, देख लो। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। सत्य है, अभी करवाया है मैंने क्वेश्चन में भी। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये भी सत्य है। लेकिन ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे भाई, ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? और यहाँ ये कह रहा है, क्या कह रहा है इंग्लिश मीडियम में, कि टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये अभी अभी तो मैंने बताया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या उस पर लंब होती है। तो ये पहला तो ट्रू है। दूसरा भी ट्रू है कि बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचो तो उनकी लंबाई बराबर होती है। लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो रहा है? तो बच्चे ये आपका था सॉल्यूशन स्टैंडर्ड मैथ्स के सेक्शन ए का। 24 तारीख को आपका सबका प्री बोर्ड का एग्जाम है, तो उससे पहले मेरी कोशिश रहेगी पूरा पेपर मैं अपलोड कर दूं। तो सेक्शन बी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको देखें। इसके अलावा बेसिक का सैंपल पेपर मैं करा चुकी हूँ। लास्ट ईयर के जो प्री बोर्ड के पेपर हैं उन्हें आप देख सकते हो। लास्ट ईयर के जो प्रैक्टिस पेपर हैं, सैंपल पेपर हैं, उन्हें आप देख सकते हो। और अपनी तैयारी, मटेरियल बहुत है आपके पास पढ़ने के लिए, आप केवल इन्हीं 1-2 पेपर्स पर डिपेंड नहीं करते। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।